So now nuclear reaction. What is the nuclear reaction? Actually 10th में आपने पढ़ा होगा कि generally in nuclear reaction either two lighter nuclei combines to form a new nucleus, new element, or a heavier nucleus broken down into two new nuclei, जिसको आप न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। तो दूसरे तरीके से इसको क्या कह सकते हैं, in this reaction in this reaction an element combine or अगर लाइटर है are broken down कब, जब हेवियर है, broken down into lighter elements. In this reaction an element combine or broken down to form new elements with emission of energy. एक तो ये मामला हो गया, या दूसरा डिफिनीशन आप लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर reaction in nuclear reaction two lighter nuclei combine to form a new nucleus या न्यू एलिमेंट or a heavier element is broken down into lighter nuclei of energy। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन ठीक है। पहला वाला न्यूक्लियर रिएक्शन ऊपर क्या बता रहा है, फ्यूजन हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, फिजन हो रहा है। यानी फिजन और फ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। और इस तरह के रिएक्शन में एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसीलिए आजकल इसे हम क्या कहते हैं, मॉडर्न सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, दो इट इज समवॉट पॉइजनस इन अदर वे, अगर कहीं लीकिंग वगैरह हो गई, अदरवाइज ये बहुत ही क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, बहुत सस्ता है ना, रीडली अवेलेबल भी हो सकता है। लेकिन खतरा तभी है जब अचानक क्या हो, अनकंट्रोल्ड हो जाए रिएक्शन। अभी आप पढ़ेंगे चेन रिएक्शंस के बारे में और देखेंगे कि यही जो आपको एनर्जी दे रहा है वो फॉर्म में भी चेंज हो सकता है। एग्जांपल की बात करें, चलिए एग्जांपल न्यूक्लियर रिएक्शंस के ले लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें सबसे पॉपुलर एग्जांपल्स हम आपको देंगे। एक तो ये हो गया यूरेनियम 235 वाला हो गया,
ठीक है, यानी एक ऐसा रिएक्शन है कि यूरेनियम इज बॉम्बार्ड विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, तो आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको बेरियम मिल रहा है, प्रोटॉन मिल रहा है और नया एक 3 न्यूट्रॉन और मिल रहे हैं। सबका मास जोड़िए 36 है, 236, इसको भी जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 6 236 मास संख्या है। चार्ज की बात देख लीजिए 92, 56 और 36 92, यानी मास के साथ, और यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी भी निकलेगी। ठीक है, तो एनर्जी भी आप नापेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कंजर्व्ड मिलेगा। ठीक है, चार्ज कंजर्व्ड मिलेगा। न्यूक्लियॉन्स की बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की बात करें तो आप देख लीजिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास कितने हैं, 92, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 92। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो 134, ठीक है, 134 और 135। यहाँ भी आप देख लीजिए 156, 11 5 75, ये 75 और 56 ये 3 देख लीजिए 134। तो मतलब सारे न्यूक्लियॉन्स भी जो हैं वो क्या है, कंजर्व्ड। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो रिएक्टेड साइड में होंगे उतने इधर भी होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो रिएक्टेड साइड में होंगे उतने प्रोटॉन इधर होंगे। ये फॉर फ्यूजन है, फॉर फ्यूजन के लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ कहें तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल जो है लाइटर न्यूक्लियाई जो है कंबाइन करेंगे। ये फ्यूजन का एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। व्हेन इट इज बॉम्बार्ड विद नाइट्रोजन को हम बॉम्बार्ड करेंगे अल्फा पार्टिकल से, जिसको आप वैसे हीलियम न्यूक्लियस कहते हैं, हीलियम भी आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये ऑक्सीजन 16 में चेंज हो जाता है, सॉरी ऑक्सीजन 17 में चेंज हो जाता है, और इसमें चेंज हो जाएगा, एक प्रोटॉन दे देगा आपको, यानी ड्यूटेरियम एक प्रोटीन दे देगा। मासेस देख लीजिए 7 और 2 9, चार्ज कंजर्व्ड 8 9, चार्ज कंजर्व्ड है। मास की बात कर लेते हैं, 14 4 18 17 18। न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं, यहाँ 7 है तो 7 ये, और यहाँ पे 2 7 2 9 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 9 न्यूट्रॉन है तो 11 न्यूट्रॉन होने चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ हमने यहाँ केवल प्रोटॉन मौजूद है तो यहाँ पे 9 न्यूट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है। तो सब कंजर्वेशन की भी बात हो गई। एक और एग्जांपल जो हमें शुरू से लेके अंत तक पढ़ते रहना है, उसे भी हम यहाँ लिख के पहले सीख लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो इसमें एक है, हाँ यहाँ पे भी आपको काफी हीट मिलेगी इस रिएक्शन में, और बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें एक प्रोटियम है, ये दूसरे प्रोटियम के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये प्रोटियम का मतलब हाइड्रोजन है, तो ये आपको क्या देगा, ड्यूटेरियम देगा, एक ड्यूटेरियम देगा, साथ में यहाँ एक पॉजिट्रॉन देगा। पॉजिट्रॉन एक पार्टिकल होता है जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, चार्ज वही होता है लेकिन साइन अलग होता है। इसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो मिलेगा और साथ में बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। डेल्टा की यहाँ क्यू वैल्यू है तो एनर्जी के बारे में बात बताती है आपको। तो ये सारे रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। चार्जेस के बारे में फिर देख लेते हैं। यहाँ देखिए कितने चार्ज हैं, यहाँ टोटल चार्ज है 1 और 1 2। यहाँ पे देख लीजिए टोटल चार्ज कितने हैं, पॉजिट्रॉन यानी इस पे चार्ज कितना है, 1 पॉजिटिव, 1 + 1 2। मास की बात कर लें 1 2 2 मास, इसका मास का होता है 0 होता है, तो मास भी कंजर्व्ड है। इलेक्ट्रॉन सॉरी न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं, यहाँ भी न्यूट्रॉन नहीं है, यहाँ भी न्यूट्रॉन नहीं है, यहाँ भी न्यूट्रॉन नहीं है। तो अब मामला उठता है कि यहाँ एक न्यूट्रॉन है, यहाँ एक न्यूट्रॉन सॉरी ड्यूटेरियम, हाँ ड्यूटेरियम अगर बन रहा है तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है। उस न्यूट्रॉन को रिजॉल्व करना हमारे लिए बहुत मुश्किल
एक्चुअली इसमें यही चीज है कि यहाँ जो ये एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो था, सॉरी इसमें जो एक न्यूट्रॉन बन रहा है, यहाँ एक न्यूट्रॉन फॉर्म हो रहा है, तो इस वजह से फॉर्म हो रहा है कि यहाँ का एक प्रोटॉन जो है वो किसमें चेंज हो गया है, पॉजिट्रॉन में और एक न्यूट्रिनो में। तो ये सारे रिएक्शंस आप थोड़ा याद रखिएगा, आगे यूज होंगे। ये फिजन के लिए है, ये बाकी दोनों फ्यूजन के लिए है। फ्यूजन के और भी बहुत सारे रिएक्शन आगे देखने के लिए मिलेंगे। तो दिस इज द न्यूक्लियर रिएक्शन। व्हाट वी फाउंड अ टोटली न्यू एलिमेंट। यहां देखिए, यहां यूरेनियम है, यहां आपको बेरियम प्रोडक्ट मिल रहा है। बेरियम प्रोडक्ट का कोई रिश्तेदारी है नहीं यूरेनियम से, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी जो है यूरेनियम से टोटली डिफरेंट है। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है नाइट्रोजन और अल्फा पार्टिकल से। वहीं आप ड्यूटेरियम की बात करें तो ड्यूटेरियम की प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, ये आइसोटोप है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी। तो मुझे ये कहने का मतलब है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में कंप्लीटली न्यू स्पीशीज का निर्माण होता है, नए एलिमेंट्स का निर्माण होता है, अगर आइसोटोप्स की बात को छोड़ दें तो। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें कंजर्व रहती हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में। अभी आपको प्रूफ करके मैंने बताया कि क्या क्या चीजें कंजर्व रहती हैं। तो फॉलोइंग आर कंजर्व। इन न्यूक्लियर रिएक्शन, चाहे न्यूक्लियर फिजन हो चाहे फ्यूजन, क्या क्या चीजें कंजर्व रहती हैं। पहला मास। इसमें एक दिक्कत है कि मास कंजर्व होने से नहीं कहते हैं कि कुछ मास जो है वो डिफेक्ट होकर किसमें चला जाता है, एनर्जी में। तो इसलिए हम ये दिखाएंगे एनर्जी, एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी इज कंजर्व, ठीक है। यानी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम भी कंजर्व होगा, मास नहीं कंजर्व होता है, क्योंकि कुछ मास आप देखते हैं लॉस हो जाता है। क्या करने में, या तो न्यूक्लियस को बनाने में या तोड़ने में। तोड़ने या बनाने में जो एनर्जी खर्च होती है उसी को आप बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। चार्ज में आपने देखा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात जो हुई थी, चार्ज वो भी कंजर्व था दोनों साइड, प्रूफ करके मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद न्यूक्लियॉन्स की बात हुई थी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन प्रोडक्ट साइड। फिर मैं बताया मास इज नॉट कंजर्व। ये वेरी इंपॉर्टेंट करके पहले ही लिखेंगे आप, क्या, मास इज नॉट कंजर्व, बिकॉज ऑफ मास डिफेक्ट। आप जान रहे हैं नए एलिमेंट्स का निर्माण हो रहा है तो क्या होगा, कुछ मास उसके न्यूक्लियस को बनाने में खर्च हो जाएगा, ताकि अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, सॉरी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उनको कंजर्व किया जा सके, ठीक है, सॉरी उनको आप बाइंड किया जा सके, अदरवाइज दिक्कत होनी ही होनी है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जो हमें पढ़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जो होगा हमारा वो होगा न्यूक्लियर फिजन और दूसरा होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन टाइप्स, पहला न्यूक्लियर
टूटना, न्यूक्लियर फिजन, और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूज करना, जुड़ जाना, फ्यूजन, जुड़ जाना, फ्यूज कर जाना, एक दूसरे में समा जाना, फ्यूजन यानी जुड़ जाना। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर फिजन के बारे में बात करेंगे, क्या होता है, और पहला डिस्कशन हमारा पूरा इसी पे चलेगा, न्यूक्लियर फिजन। पहले जनरल इक्वेशन हम लिखेंगे, जनरल डेफिनेशन लिखेंगे जो आप 10th में पढ़ते आ रहे हैं, उसके बाद एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखेंगे जिसे हमें पढ़ना है और कुछ न्यूमेरिकल स्टेट करना है। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि वे ना हैवियर न्यूक्लियाई, हैवियर न्यूक्लियस आपने देखा था जोन 3 वाले एलिमेंट्स, हैवियर न्यूक्लियस इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर देन 2 लाइटर न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई, है ना, विद इमिशन ऑफ enormous amount of energy। तो when heavier nucleus या heavier element is broken into 2 lighter nucleus, nuclear when a heavier element is broken into 2 lighter nuclei, है ना, when a heavier element is broken down into 2 lighter nuclei, nuclei कर देते हैं, nuclei with the help of, अब अपने आप में टूटेगा नहीं, किसी का टुकड़ा तोड़ना है तो आपको गोली चलानी पड़ेगी, तो यहाँ भी गोली चलानी पड़ेगी, विद द हेल्प ऑफ सम गोली, और उस गोली को कहेंगे यहाँ पर प्रोजेक्टाइल, ठीक। अब जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, विद इमिशन ऑफ large amount of energy, large amount of energy, अगर ऐसा होगा तो बहुत सारी एनर्जी भी निकलेगी, है ना। तो हैवियर एलिमेंट को आप तोड़ रहे हैं, लाइटर न्यूक्लियाई है, विद द हेल्प ऑफ सम प्रोजेक्टाइल विद इमिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहेंगे। इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल वही है, ये लिया आपने यूरेनियम 235 का एटम, फिजनेबल है ये, यूरेनियम 238 फिजनेबल नहीं होता, याद रखिएगा, अभी उस पर डिस्कशन होगा। और इसको आपने स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से क्या किया, बम्बार्ड कर दिया, आपके प्रोजेक्टाइल्स आ गई हैं, ये है प्रोजेक्टाइल, वो गोली डाउन वाली, तो ये है प्रोजेक्टाइल। यहाँ क्या है, ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, ये क्या है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। बाद में बात करेंगे कि स्लो मूविंग, फास्ट मूविंग होगा तो संभावना होगी इसमें जो यूरेनियम 238 है, यूरेनियम 235 में वो प्लूटोनियम में बदल जाएगा, फास्ट होगा तो हो सकता है कि जो आपका रिएक्शन चेंबर है वो उसको स्केप कर जाएंगे, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये आपका प्रोजेक्टाइल होगा, यूरेनियम 235 फिजनेबल मटेरियल है, रेडियोएक्टिव मटेरियल, इसका जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो आपको क्या मिलेगा, बेरियम
तो ये हो गया न्यूक्लियर फिजन। इसके बारे में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक एक चीज मैंने बहुत क्लियरली आपको बता दी। और इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, अ लॉट ऑफ एनर्जी, क्यू वैल्यू में बहुत सारी एनर्जी आपको मिलेगी। अब आगे हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन की नॉलेज और हमें सीखना है और आपको बताना है। चलिए न्यूक्लियर फिजन यहाँ आपके समझ में आ गया। अब इसी के साथ हम और आगे बढ़ेंगे, फ्यूजन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर हमें लिखना हो न्यूक्लियर फिजन के लिए तो कैसे लिखेंगे, देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर न्यूक्लियर फिजन। देखिए इतना डिस्क्रिप्टिव मैं पढ़ाई से रहा हूं कि रेडियोएक्टिविटी रह रही है, तो बड़ी संभावना है कि इन चीजों में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो स्टैंडर्ड रिएक्शन फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हम लिखेंगे और साथ में डिफाइन करेंगे कि क्यू वैल्यू क्या होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हम लिखेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, देखो कैपिटल A स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल B प्लस स्मॉल b, यह है क्यू वैल्यू। यहाँ A क्या है, फिजनेबल मटेरियल है, ठीक है, और स्मॉल a क्या है, प्रोजेक्टाइल है, B क्या है, प्रोडक्ट है, और ये स्मॉल b क्या हो सकता है, अनदर पार्टिकल या हाई एनर्जी रेडिएशन हो सकती है, जैसे गामा होगा, और ये क्यू एनर्जी। तो यहाँ हियर कैपिटल A इज फिजनेबल मटेरियल, फिजनेबल मटेरियल, जैसे कि यूरेनियम 235 के केस में यूरेनियम 235 फिजनेबल मटेरियल, ठीक है। स्मॉल a क्या है, इज अ प्रोजेक्टाइल, यूरेनियम 235 के केस में कौन था, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, ठीक है। इसमें कौन था, यूरेनियम 235 से फिजनेबल मटेरियल। अब प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में B क्या है, B क्या है, प्रोडक्ट है। जो हमने रिएक्शन लिखा था उसमें B कौन था, बेरियम। अब स्मॉल b क्या हो सकता है, ये अनदर प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट एलिमेंट। तो इसमें B क्या हो सकता है, अनदर प्रोडक्ट एलिमेंट और गामा रे हो सकती है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो B हमारे पास मौजूद है। और Q क्या है, Q इज एनर्जी रिलीज्ड। तो ये एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है फॉर न्यूक्लियर फिजन। अब इसमें कुछ चीजें पूछी जाती हैं कि क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है। तो क्यू वैल्यू जो ये आपका जो क्यू वैल्यू है, इसको ये क्यू वैल्यू क्या कही जाती है, जनरली देखो न्यूक्लियर रिएक्शन किस लिए होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी को रिलीज करने के लिए होता है। नया एटम बनता है या टूटता है बड़ा एटम, तो मास डिफेक्ट होता है, मास नए न्यूक्लियस को बनाने में क्या होता है, खर्चा हो जाता है, किसमें, एनर्जी में, बाइंडिंग एनर्जी में। तो वो एनर्जी जो है हमको मिलती है, मास डिफेक्ट होने पे एनर्जी रिलीज होती है। तो क्यू वैल्यू क्या होगी, एनर्जी रिलीज्ड। देखो एब्जॉर्ब हम नहीं लिखेंगे, हालांकि क्यू वैल्यू में आएगा, तो हमको जरूरत है एनर्जी रिलीज करने की है, इसलिए हम रिलीज वाला लिखेंगे। द रिलीज एनर्जी इन द न्यूक्लियर
न्यूक्लियर रिएक्शन, अच्छा फिजन और फ्यूजन दोनों में इज नोन एज शिवरिंग। अब देखो जनरली न्यूक्लियर रिएक्शन कैसा रिएक्शन होना चाहिए, एक्सोथर्मिक होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक हीट हमको मिले, इसलिए हम इसी पे ध्यान रखेंगे भैया, याद रखिएगा एक्सोथर्मिक में, एंडोथर्मिक में नहीं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस केवल वही यूज होंगे जहां हमें एनर्जी देके किसी नए एलिमेंट को बनाना हो जिसकी संभावना कमी है, हमें मालूम है हमें एनर्जी चाहिए बिजली पैदा करने के लिए, हम कहाँ जाएंगे एक्सोथर्मिक, हमको हमेशा एंडोथर्मिक चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में हमने आपको बता दिया। व्हेन द heavier elements broken down into lighter elements with addition of a lot of energy, है ना, such reaction is known as endothermic, such reaction is known as क्या कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का एग्जांपल हमने आपको बता दिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में हमने जो एग्जांपल आपको बताया था उसमें 3 रिएक्शन हम आपको बताएंगे जो एनसीईआरटी के हैं। तो एग्जांपल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के पहला एग्जांपल 1 जो हमने आपको बताया था, यूरेनियम 235 को आप इसके साथ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड करते हैं, तो यहाँ बेरियम बनता था, क्रिप्टन बनता था, 3 न्यूट्रॉन और ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, ये आपने देखा था 36 56 और ये 36 और ये 56 और 36। तो ये रिएक्शन था, एक पॉपुलर रिएक्शन तो ये है। दूसरा पॉपुलर रिएक्शन जो है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यूरेनियम का हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हर बार जो है किसमें चेंज होगा, बेरियम और क्रिप्टन में। ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन के दौरान ये एंटीमनी और नियोबियम में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यूरेनियम आपने क्या किया, दूसरा इसका एग्जांपल जो है यूरेनियम 235 को आपने न्यूट्रॉन से रिएक्ट कराया तो ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लिया यूरेनियम 236। ये बहुत ही अनस्टेबल है, बहुत ही अनस्टेबल है, ये तुरंत किसमें बदल जाता है, एंटीमनी और नियोबियम में चेंज हो जाता है विद इमिशन ऑफ 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। ये याद रखिएगा, एंटीमनी और नियोबियम में जब चेंज होगा तो 41 99 236 में से 99 जाएगा तो ये हो जाएगा 133। इसमें भी ये चेंज हो सकता है। अब जोड़िए 3 9 3 12 12 9 3 12 और ये 51 133 36 36 9 3 12 और ये चीज हो जाएगा 3 ही रखिए और न्यूक्लियम जो है ये तो बैलेंस हो जाएगा, क्या
अच्छा ठीक, हाँ ठीक है। दूसरा तो ये है आपका एंटीमनी, एंटीमनी और ये नियोबियम, नियोबियम और ये रिएक्शन इस तरीके से भी हो सकता है। एक तरह से ये रिएक्शन और हो सकता है जिसमें ज़ेनॉन और स्ट्रोंथियम प्रोड्यूस हो रहा हो, तो यूरेन इसमें भी वही थर्ड रिएक्शन जो आपका बोर्ड में दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये 92 हो सकता है कि जब रिएक्शन हो रहा हो उस दौरान ये फिर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड में बदलेगा जो तुरंत डिसोसिएट हो जाएगा ज़ेनॉन, जानते हैं रिएक्टिव होती है, और स्ट्रोंथियम प्लस 2 न्यूट्रॉन के बीच में, ठीक है। जिसमें से ज़ेनॉन का 54 होता है एटॉमिक नंबर 54 और 38 स्ट्रोंथियम का होता है 38। ज़ेनॉन का मास 140 to 36, तो बचा कितना हमारे पास 2 to 30, ये हो जाएगा 54, ठीक। तो एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर्स ये सारे के सारे कंजर्व है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों रिएक्शन आपको रट जाने हैं, ज़ेनॉन, स्ट्रोंथियम और ये इस तरीके से ये रिएक्शन हो सकता है। तो न्यूक्लियर फिजन का ये हमने आपको एग्जांपल बता दिया। इसके बाद हम चलेंगे आगे की तरफ और न्यूक्लियर फिजन के लिए हम देखेंगे कि कैसे न्यूक्लियर फिजन जो है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है। चलो देखते हैं। देखते हैं न्यूक्लियर फिजन कैसे सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लो कि लेट न्यूक्लियर फिजन सम मासेस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इज लेस देन, ये तो हमें मालूम है लेस देन होता है। मान लो हमारे पास एक एटॉमिक मास है, लेट न्यूक्लियर फिजन as a source of energy। बहुत सिंपल एग्जांपल लेंगे। मान लो हमारे पास एक एटम है A, इसका एटॉमिक मास है 240, इसको हमने ब्रेक किया 2 B एंड C और दोनों का एटॉमिक मास 120 तो तुम्हें ये मालूम है A 240 है, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ A कितना होगा आप खुद बताओ। जाहिर सी बात है A 240 है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसमें पर न्यूक्लियन जो होगा वो कितना होगा 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही रख लो आप जानते हो 7.75 अगर उसका यूरेनियम का 238 का होगा तो उसी के आसपास ये हमने रख लिया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो इसमें कितने न्यूक्लियन हैं 240, तो टोटल एनर्जी एक न्यूक्लियन का 7.5, तो 240 न्यूक्लियन का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। सॉल्व करिए। कितना होगा 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए अब जब ये दो पार्ट
in zone of stability having binding energy per nucleon is equal to 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो जाएगा, कितनी हो जाएगा? तो B और C, B एंड C, ये दोनों के दोनों किसमें है? जोन ऑफ स्टेबिलिटी में है। जाहिर सी बात है इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना होगा? इतना पर न्यूक्लियन। यहां कोई दिक्कत नहीं होगी। टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 8.5। एक न्यूक्लियस का है 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इतना होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब देखो अकेले इसकी एनर्जी कितनी थी? टोटल एनर्जी 1800। टोटल एनर्जी कितनी हो गई? इतनी। तो कितनी एनर्जी इसमें से लिमिट होगी? एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज। जब भी हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है। रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, ये हम निकाल लेंगे। तो टोटल गेन मिल जाएगा। तो टोटल गेन जो मिलेगा हमको बाइंडिंग एनर्जी में, वही हमको क्या मिलेगा? बाहर निकल पाएगा। तो टोटल एनर्जी रिलीज जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 2040 माइनस 1800। तो कितना लगेगा? 240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाहर निकलेगी। कब? तब निकलेगी जब केवल एक एटम ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है? इन दिस वे जब एक एटम ब्रेक डाउन हो रहा है तो कितना मिला हमको? 240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला है। अब आप सोचो कि इस तरीके से अगर यूरेनियम 235 का एक मोल भी इस तरीके से बाहर निकले तो कितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, है ना? ये आपको पता चलेगा कि बाइंडिंग एनर्जी या न्यूक्लियर फ्यूजन एज सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे है। दिस मच एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन अ सिंपल एटम इज broken down into atoms. 240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैज released on fission of E240। तो सोचो एक एटम से इतनी एनर्जी निकल रही है और 1 ग्राम में भी कितने ऐसे एटम होंगे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसलिए हम इसको इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ओके, इसको